हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीकेजी क्लासेस। आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर का हेडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों दिया। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी फंक्शनिंग हो रही है, वो वेल रेगुलेटेड होना ज़रूरी है। ठीक है, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हर एक ऑर्गन या हर एक ऑर्गन सिस्टम अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं चल पाएगी। इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉडी में हो रही है उन सबको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड जा रहा है तो वहाँ पर सफिशिएंट एंजाइम्स का सिक्रीशन होकर फूड को डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब अगर उस डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम के सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं किया तो डाइजेशन रेगुलेट नहीं हो पाएगा। ये एक एग्जांपल था। ऐसे और भी कई सारी एक्टिविटीज़ जो बॉडी में हो रही है उन सबको रेगुलेट किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का हेडिंग क्या दे दिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। ठीक है, एनिमल्स के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है उसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, एनिमल्स के केस में नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है एनिमल्स के केस में। प्लांट्स के केस में दूसरा होता है, वो हम आगे देखेंगे ना। नर्वस सिस्टम जो है इसका मेन काम हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसमें जो सेल्स होती है उनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम में जो पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन्स से। ठीक है, जो यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है, इन न्यूरॉन्स को ही बोला जाता है नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स आर ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स। ठीक है, नाउ न्यूरॉन्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या नर्वस सिस्टम की जो भी फंक्शनिंग हो रही है उस सब को बनाने के लिए या उस फंक्शनिंग को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल्स की डेफिनेशन हो जाएगी, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि नर्वस सिस्टम में पूरा जो स्ट्रक्चर बना है वो नर्व सेल ने बनाया है, और जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो भी कौन कर रहा है, नर्व सेल कर रही है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये एक एलोंगेटेड सेल होती है, जैसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबी सेल है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सारे जो फाइबर्स दिखाई दे रही है इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ये जो बाहर की तरफ निकली हुई फाइबर्स दिखाई दे रही है ये है डेंड्राइट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है डेंड्राइट। फिर ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है ये क्योंकि एक सेल है इसलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसमें होगा। ठीक है, तो ये पूरा साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस मिलाकर क्या कहलाएगा, सेल बॉडी। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है ना। उसके बाद ये पूरी एलोंगेटेड फाइबर जो है इसको बोला जाता है एक्सॉन। ये एलोंगेटेड फाइबर जो है इसको बोलेंगे एक्सॉन। एक्सॉन जहाँ पर टर्मिनेट होती है वहाँ पर भी ऐसी ब्रांचेस होती है, और ब्रांचेस जहाँ पर एंड हो रही है उनको बोल दिया जाएगा नर्व एंडिंग। नर्व सेल जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसको बोल दिया जाएगा नर्व एंडिंग। तो कितने पार्ट्स हो गए, मेन जो पार्ट्स है इसमें यही 3-4 पार्ट है। सबसे पहला डेंड्राइट्स, फिर आता है इसमें सेल बॉडी, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक्सॉन, और लास्ट में ये नर्व एंडिंग। तो ये नर्व सेल के सारे पार्ट्स होंगे। अब इसमें कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स, तो इनका काम क्या होगा, डेंड्राइट जो होती है वो सिग्नल को रिसीव करती है, तो रिसीव्स सिग्नल्स, या हम यूँ भी बोल सकते हैं कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं नर्व सेल के पास उनको रिसीव करने का काम किसका है, डेंड्राइट्स। मान लिया कि कोई सिग्नल है तो इसको रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट्स ना। यहाँ से ये सिग्नल जो है वो किसकी तरफ बढ़ेंगे, सेल बॉडी की तरफ बढ़ेंगे। तो मतलब डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव करके किसको भेज दिए, सेल बॉडी को भेज दिया। ठीक है, सेकंड जो है वो यही है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी जो है वो क्या करेगी, ये सिग्नल जो डेंड्राइट से उसको मिले उसको पास कर देगी किसकी तरफ, एक्सॉन की तरफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफर सिग्नल्स टूवर्ड्स एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन की तरफ ये सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देगी। फिर एक्सॉन का फंक्शन क्या है, तो इसके आगे ट्रांसफ़र करने का काम एक्सॉन का ही है। एक्सॉन, तो हम बोल देंगे एक्सॉन ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग, सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग। ठीक है, ये कंडक्ट करने का काम हो जाएगा एक्सॉन का।
है ना। तो नर्व एंडिंग तक क्या पहुंच गए, सिग्नल पहुंच गए। अब लास्ट आता है नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग। तो इनका काम क्या होगा, तो नर्व एंडिंग का काम होता है कि नेक्स्ट सेल तक सिग्नल्स को भेजना है, ठीक है। ये नर्व एंडिंग का काम होगा, मतलब सभी पार्ट जो है वो एक से दूसरे की तरफ सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं। अब नर्व एंडिंग के बाद तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद ऐसा हो सकता है कि कोई नर्व सेल हो या कोई मसल सेल हो, ठीक है। तो वहाँ तक सिग्नल भेजने का काम किसका रहेगा, नर्व एंडिंग का। अब अगर नर्व सेल होगी तो उसको क्या बोलेंगे, और मसल सेल होगी तो उसको क्या बोलेंगे, वो हम समझते हैं। इतना अभी हमने एक नर्व सेल के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। हमने बोला कि डेंड्राइट सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, सेल बॉडी उन सिग्नल्स को एक्सॉन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं और एक्सॉन फाइनली नर्व एंडिंग की तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो सिग्नल जब इन नर्व एंडिंग्स के पास आ गए तो ये हो सकता है कि इस नर्व एंडिंग के बाद अगली कोई नर्व सेल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इस नर्व एंडिंग के बाद कोई मसल सेल हो। दोनों में फ़र्क है ना। अगर ये भी एक न्यूरॉन है और उसके बाद भी एक न्यूरॉन है, तो दोनों के बीच में जो ये गैप बचेगी, इसी गैप को या जंक्शन को क्या बोला जाता है, साइनेप्स। दैट मीन्स साइनेप्स की डेफिनेशन क्या हुई, द जंक्शन बिटवीन और द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है या जो जंक्शन है, उसी को बोला जाता है साइनेप्स, ठीक है। तो सिग्नल को नर्व एंडिंग से फिर अगली नर्व सेल के डेंड्राइट तक पहुंचाने का काम होता है इस गैप का, ठीक है ना। इस गैप के क्रॉस करते हुए सिग्नल आगे बढ़ते हैं। बट अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पूछा जाए तो इसमें तो नाम से ही लग रहा है, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन या नर्व सेल, और मस्कुलर मीन्स मसल सेल। तो यहाँ पर ये तो एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये तो एक न्यूरॉन है और ये एक मसल सेल है, ठीक है, ये एक मसल सेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से सिग्नल नर्व एंडिंग तक पहुँचे हैं तो इसके बाद अब कहाँ जाने वाले, मसल सेल। तो ये जो जंक्शन यहाँ पर बच रहा है, इसी को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो द गैप बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अ मसल is known as neuromuscular junction. It is also known as motor and plate. इसी को बोला जाता है motor and plate. Neuromuscular junction is also known as motor and plate. ना ये सिग्नल कैसे इस गैप को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं ये हम आगे देखेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट हमको साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो बॉडी में अलग अलग तरह की हो सकती हैं। यहाँ पर बेसिकली हम 3 टाइप समझने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहला टाइप है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है, तो जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको ब्रेन तक भेजने का काम, जो भी सिग्नल या जिसको इम्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है, उनको ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजती है जो न्यूरॉन्स, उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। इसका मतलब इसका फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। फ्रॉम रिसेप्टर्स टू CNS, ये इसका मेन काम है, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन जो एक्चुअल में सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन उनको कहाँ तक लेकर जाती है सिग्नल को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है, जिसको जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दोनों पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला जो टाइप होता है वो कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर्स ने पहले क्या किए, सिग्नल रिसीव किए, उन सिग्नल्स को सेंसरी न्यूरॉन जो है वो कहाँ तक लेकर जा रही है, ब्रेन तक, ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो न्यूरॉन क्या कहलाएगी, सेंसरी न्यूरॉन। इसके अलावा दूसरी जो न्यूरॉन आती है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद जो दूसरी आ गई उसको बोला जाएगा मोटर न्यूरॉन। इसका अपोजिट है, जो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है उसका अपोजिट फंक्शन किसका होता है, मोटर न्यूरॉन का। मतलब ये ऑर्डर को लेके आती है, ट्रांसमिट ऑर्डर या सिग्नल दोनों बोल सकते हैं, फ्रॉम CNS टू इफेक्टर्स, ठीक है। ये इफेक्टर ऑर्गन भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। जो एक्चुअल में इफेक्ट लाएंगे उन ऑर्गन्स को बोला जाता है इफेक्टर। जो सिग्नल रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर, जो इफेक्ट लाते हैं उनको इफेक्टर, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को रिसेप्टर से CNS तक भेज रही है, जबकि मोटर न्यूरॉन उस सिग्नल के बदले में जो ऑर्डर या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको CNS से वापस कहाँ तक लेके आ रही है, इफेक्टर तक। और तीसरे टाइप की जो न्यूरॉन है वो कहलाती है रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। तीसरे टाइप की होती है रिले न्यूरॉन्स, इन्हीं को बोला जाता है इंटर न्यूरॉन्स। अब ये रिले न्यूरॉन्स या फिर जो इंटर न्यूरॉन्स है वो क्या करती है, तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो मैसेज कन्वे करने का काम होता है या ट्रांसमिट करने का काम होता है वो रिले न्यूरॉन करती है, ठीक है। तो रिले न्यूरॉन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि कन्वे मैसेजेस
या सिग्नल्स फ्रॉम बिटवीन conveys signals between between sensory and motor neuron। ठीक है, तो सेंसरी और मोटर के बीच में, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में मैसेजेस को ट्रांसमिट करना। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ होती है, तो ये होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये 3 तरह के न्यूरॉन के टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्नल्स या इम्पल्स की। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं या कंडक्ट हो रहे हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सिग्नल्स या फिर इम्पल्स। ठीक है, हो सकता है कोई इन्वायरमेंट से मैसेज आया हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी में ही कोई एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह तक भेजना है, तो उसको भी हम सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, अब ये सिग्नल या इम्पल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं बॉडी में। पहला टाइप इसका होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना, और दूसरा इसका टाइप होता है केमिकल इम्पल्स। 2 तरह के इम्पल्स बॉडी में होते हैं, मतलब 2 तरह के मैसेजेस बॉडी में जनरेट होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो या तो होंगे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या फिर होंगे वो केमिकल फॉर्म, तो उनको बोला जाएगा केमिकल इम्पल्स। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, दे आर फास्ट। वाई, इलेक्ट्रिसिटी के जैसे ही होते हैं, जैसे करंट होता है, हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही फैन या लाइट ऑन हो जाता है, उसी तरह से ये भी एक एक्चुअल में है तो इलेक्ट्रिक करंट ही, इसलिए ये काफ़ी फास्ट होंगे। जबकि केमिकल इम्पल्स कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। कंपैरेटिवली स्लो होने का मतलब ये है कि इससे स्लो होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से केमिकल इम्पल्स स्लो होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत धीरे हैं, इससे स्लो है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि दे आर कंपैरेटिवली स्लो। नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केवल किसके अंदर अंदर चल सकते हैं, नर्व सेल के अंदर अंदर चल सकते हैं। ठीक है, नर्व सेल के बाहर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं चलते हैं, लेकिन केमिकल इम्पल्स जो है वो नर्व सेल के बाहर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दे कैन ट्रेवल विदाउट नर्व सेल। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैन ओनली ट्रेवल विद इन द नर्व सेल, बट केमिकल इम्पल्स कैन ट्रेवल विदाउट नर्व सेल। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट हमारे आगे काम में आएगा जब हम साइनेप्स के अक्रॉस मैसेज कंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स दोनों की बातें हमको क्लियर होगी। अभी हमको समझ में आ गया कि इम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं रिसेप्टर्स। अब नाम से लग रहा है रिसेप्टर्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सिग्नल्स आ रहा है या मैसेज आ रहा है उसको रिसीव कर सकते हैं, तो इनको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स। ठीक है, ये ऑर्गन्स कौन से हैं, ये वो हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या आ गया, रिसेप्टर्स। नाम से लग रहा है रिसीव्स सिग्नल्स। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। अब इन्हीं को, रिसेप्टर्स को ही बोला जाता है सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स आर ऑल्सो नोन एज सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं 5, है ना, जिसमें सबसे पहला सेंस ऑर्गन क्या होता है, आई। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, या यूँ बोल सकते हैं 5 रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आईज, इसके अलावा ईयर, इसके अलावा नोज, टंग और स्किन। ठीक है, तो ये सब कहलाएंगे क्या, ये सब कहलाएंगे रिसेप्टर्स, या यूँ बोले कि ये सब सेंस ऑर्गन है और इनके पास स्पेसिफिक सेल्स होती है जो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकती है या रिसीव कर सकती है। ठीक है, जैसे आइज़ जो होती है वो लाइट डिटेक्ट करने का काम करती है। आइज़ के अंदर जो सेल्स होती है जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो सेल्स लाइट डिटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि ये क्या करती है, लाइट डिटेक्शन ऑफ लाइट, है ना। फिर आते हैं ईयर्स। ईयर्स का काम होता है वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना। ठीक है, ईयर का काम क्या है, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना, है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ईयर का काम हो गया डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशंस जो आ रहे हैं ईयर के थ्रू अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पर साउंड जो है वो एनालाइज होता है। फिर नोज़ का जो रिसेप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में बुक में भी बताया। नोज़ का जो रिसेप्टर होता है इसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, जो नोज़ में रिसेप्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब जो नोज़ के अंदर अलग अलग स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। वैसे ही टंग जो होती है, जैसे हमने पढ़ा भी था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि टंग की सरफेस पे होते हैं टेस्ट बड्स। वो टेस्ट बड्स जो होते हैं उन पे भी रिसेप्टर्स ही होते हैं। तो टंग की सरफेस पे जो रिसेप्टर रहेंगे जिनको टेस्ट बड्स बोला था अपन ने, वो टेस्ट डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टंग पे जो रिसेप्टर होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको बोला जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर। इनको बोला जाएगा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो क्या करेंगे, डिटेक्ट्स स्मेल
olfactory receptors detect smell whereas gustatory receptors detects taste। ठीक है, तो ये टेस्ट डिटेक्ट करने का काम करेंगे। स्किन जो कि सबसे लास्ट पर बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। स्किन जो है वो पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग बना रहा है, तो ये टेम्परेचर डिटेक्ट करने का काम कर सकता है, टच डिटेक्ट करने का काम कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमारा हाथ टच हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट अगर गर्म है तो हमको पता लग जाएगा, या ठंडा है तो भी पता लग जाएगा। मतलब टच डिटेक्ट करने का काम, टेम्परेचर डिटेक्ट करने का काम किसका है? स्किन का। तो इस तरह से कितने 5 सेंस ऑर्गन हो गए, या यूँ बोले कि 5 अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। आइज़ में जो रिसेप्टर हैं उनको फोटो रिसेप्टर बोला जाता है, वैसे ही ईयर में फोनो रिसेप्टर, फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ये सब। दूसरे तरह के जो ऑर्गन होते हैं उनको बोला जाता है इफेक्टर्स। ठीक है, पहले तो सिग्नल को रिसीव किया जाता है, वो रिसेप्टर करेंगे, लेकिन उस सिग्नल की ज़रूरत के हिसाब से बॉडी में जो फाइनल इफेक्ट लाएंगे उनको क्या बोला जाता है? इफेक्टर्स। और ये इफेक्टर्स जो होते हैं वो 2 हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मसल्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्लैंड्स। बॉडी में अलग अलग तरह की क्या होती है? ग्लैंड्स भी होती है। तो मसल्स और ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स हैं जो फाइनली इफेक्ट लाते हैं, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? इफेक्टर्स। ठीक है, अब मसल्स को इफेक्टर क्यों बोल रहे हैं? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हाथ टच हुआ और वहाँ से हाथ हट जाए, गर्म था वो ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से अगर हाथ हट रहा है तो वो क्यों हट रहा है? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो मसल एक इफेक्ट लाने वाला ऑर्गन हो गया, इसलिए मसल्स को क्या बोला जा सकता है? इफेक्टर्स। ठीक है, इसी तरह से ग्लैंड्स भी क्या कर सकती है? सिक्रीशन कर सकती है। इसमें इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, तो ये भी इफेक्टर में आएगी। तो रिसेप्टर और इफेक्टर 2 तरह के ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्शंस। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनको हम बोल सकते हैं एक्शंस, वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो होती है वॉलेंटरी एक्शंस, और दूसरी जो होती है वो है इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है, वॉलेंटरी एक्शंस और इनवॉलेंटरी एक्शन दोनों में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, देखते हैं अपन। सबसे पहले वॉलेंटरी एक्शंस वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है या हमारी इच्छा से होती है। ठीक है, ऐसी सारी एक्शंस या एक्टिविटीज़, बॉडी की वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी इच्छा से हो या जिनको हम कंट्रोल कर सकें, उन सबको हम क्या बोलेंगे? वॉलेंटरी एक्शंस। फॉर एग्जांपल, हमको कोई पेन उठा के इस तरफ से दूसरी तरफ रखना है, तो ये हमारे कंट्रोल में होगा, है ना, कि हमको उठाना है या नहीं उठाना है, इधर से उठा के उधर रखना है या नहीं रखना है, तो वो वॉलेंटरी एक्शन होगी। ठीक है, या हमको चल के यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो ये वॉलेंटरी होगा। वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम जाएँ या ना जाएँ। लेकिन इनवॉलेंटरी एक्शंस ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये फिर भी बॉडी में चलती रहती है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वॉलेंटरी एक्शंस के बारे में, दोज एक्शंस विच आर इन आवर कंट्रोल और ऑकर्स अकॉर्डिंग टू आवर विल। ऐसी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होती है या जो हमारी इच्छा से होती है, उन सब एक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? वॉलेंटरी एक्शंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई वॉलेंटरी एक्शन का एग्जाम्पल अगर अपने से पूछा जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं? सिंपली वॉकिंग, है ना, या ये भी बोल सकते हैं राइटिंग, है ना, या फिर सिंगिंग। तो जो भी ये एक्टिविटीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती है, उन सबको हम क्या बोल देंगे? वॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं। लेकिन इनवॉलेंटरी एक्शंस ऐसी होगी जो अपने कंट्रोल में नहीं होगी, जैसे पंपिंग ऑफ हार्ट, है ना, जो हार्ट कंटिन्यूसली पंपिंग कर रहा है, वो अपने कंट्रोल में थोड़ी है। हम अगर चाहें भी कि हार्ट की पंपिंग को रोक लें तो भी पॉसिबल नहीं है। वैसे हम रोक भी नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। तो पंपिंग ऑफ हार्ट। इसके अलावा जैसे हो रहा है रेस्पिरेशन, है ना, या इसको करेक्टली बोला जाना चाहिए ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग। इसके बारे में हमको याद नहीं रखना पड़ता है कि सांस लेना है या छोड़ना है, वो तो चलते रहती है। हम सो भी रहे हो तब भी हमारी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो चलती रहती है। ठीक है, तो पंपिंग ऑफ हार्ट, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ये भी बोल सकते हैं अपन। इसके अलावा वॉमिटिंग, है ना, वॉमिटिंग भी जो है वो एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। सलाइवा का सिक्रीशन, इसको बोलते हैं सलाइवेशन। ये सब प्रोसेसेस जो है वो क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, और ये सब अपने कंट्रोल में नहीं रहती है। तो ये वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस में डिफरेंस है। ठीक है, अब इनवॉलेंटरी एक्शन का एक स्पेसिफिक टाइप हमको यहाँ पर समझना है, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। उसको अब हम समझते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इनवॉलेंटरी एक्शन का एक स्पेसिफिक टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले तो रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब होता है क्विक या सडनली, ऐसी एक्शन जो बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से या सडनली होने वाली एक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। अब क्योंकि बहुत तेज़ हो रही है तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, वो सडनली बस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी एक्शंस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना। अब देखो,
इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो दोज एक्शंस विच ऑकर वेरी रैपिडली और क्विकली, ऐसी एक्शंस जो बड़ी तेज़ी से होती है, ठीक है, वेरी रैपिडली, या उसी के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्विकली या सडनली। तो ऐसी एक्शंस जो बहुत तेज़ी से होती हो, है ना, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस। और क्योंकि हमने बोला कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इसका मतलब ये किसका टाइप होगी? इनवॉलेंटरी एक्शंस का, ठीक है। किसका टाइप है? इनवॉलेंटरी एक्शंस का। और इन ऐसी एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? तो हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ये सब रेगुलेट कहाँ से होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोज एक्शंस विच ऑकर वेरी रैपिडली और क्विकली आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस। दे आर टाइप्स ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड दे आर रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अब बोलेंगे कि ऐसी एक्शंस होती क्या है, तो हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल टचिंग ऑफ हैंड, टचिंग ऑफ हैंड टू एन हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी गर्म चीज़ को जब हाथ टच हो जाता है गलती से, बाय मिस्टेक, हमको पता नहीं है, और वहाँ पे हाथ टच हो गया, तो इमीडिएटली वहाँ से हाथ हट जाता है ना। तो वो जो एक्शंस हो रही है उसके बारे में हम सोचते नहीं, वो इमीडिएटली हट जाता है, ठीक है। हमेशा सोचेंगे नहीं कि यार गर्म है तो हटा ले हाथ, है ना, वो तो अपने आप हट ही जाएगा। तो इसलिए ऐसी एक्शन जो रहेगी उसको क्या बोल सकते हैं अपन? रिफ्लेक्स एक्शन को। इसी एग्जाम्पल को भी हम समझने वाले हैं, है ना। और क्या हो सकता है इसका? एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं? पिन प्रिक। पिन प्रिक का मतलब हुआ कोई चीज़ चुभना। जैसे कोई चीज़ जो है वो चुभी तो हाथ हट जाएगा, या पैर में कांटा लग गया तो इमीडिएटली वहाँ से हाथ हट जाएगा, पैर जो है वो हट सकता है, ठीक है। तो पिन प्रिक भी हो गया। या कोई ब्राइट लाइट हमारी तरफ अगर आ रही है तो ब्राइट लाइट के कारण क्या होती है? आंखें बंद हो जाती है इमीडिएटली। या किसी ने अपनी तरफ कुछ फेंका तो भी आंख में टकराने से पहले आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो लाइट के कारण भी जो आंखें बंद हो रही, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है ना। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो ये जो जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसका एक पर्टिकुलर पाथवे होता है, उस पाथवे को हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो इसे लिखा है द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स आर्क को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम हम जो समझने वाले हैं इसी को हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है और इसको हाथ टच हुआ है, ठीक है। तो मतलब टचिंग ऑफ हैंड टू एन हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर हाथ टच हुआ है, तो इमीडिएटली क्या होना चाहिए? वहाँ से हाथ हटना चाहिए, अदरवाइज स्किन क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी। तो हमने ये पढ़ा है कि स्किन जो है वो एक क्या है? रिसेप्टर ऑर्गन। तो यहाँ पर सबसे पहले स्किन क्या है? रिसेप्टर ऑर्गन है, जो ये डिटेक्ट करेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? गर्म। तो वहाँ पर वो डिटेक्ट हो गया। अब जैसे डिटेक्ट हुआ, ये इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट तक ले जाना है। कौन ले जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। हमने पढ़ा था सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस को लेके जाना। तो रिसेप्टर यहाँ पर कौन हो गया? स्किन हो गया। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है सेंसरी न्यूरॉन। क्या इन्फॉर्मेशन है वो? कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है और वहाँ पर हाथ टच हुआ है। अब जैसे स्पाइनल कॉर्ड को पता चलेगा, वो इमीडिएटली एक ऑर्डर या रिस्पॉन्स देगा कि हाथ हटाओ। उस ऑर्डर को, हाथ हटाने की इन्फॉर्मेशन को या ऑर्डर को लेकर कौन आएगा? मोटर न्यूरॉन लेके आएगी। हमने पढ़ा भी था कि मोटर न्यूरॉन का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन के अपोजिट। तो इसका मतलब अगर सिग्नल को सीएनएस से वापस इफेक्टर तक लाना है, कौन लाएगा? मोटर न्यूरॉन। तो स्पाइनल कॉर्ड जो रिस्पॉन्स या ऑर्डर देगा उसको लेके आएगा मोटर न्यूरॉन। कहाँ तक लेके आएगा? इफेक्टर तक। अब ये इफेक्टर यहाँ पर कौन है? यहाँ पर इफेक्टर है मसल्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मसल्स क्या होती है? इफेक्टर होती है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हाथ हॉट है, वहाँ पर हाथ टच हुआ है, तो हाथ की मसल जो है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, वहाँ से हाथ हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्टर यहाँ पर कौन हो गया? मसल्स। और जैसे ही इफेक्टर ने एक्शन लिया, इसका मतलब हाथ वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ हैंड, ठीक है, हाथ हट गया, तो स्किन जो है वो बर्न होने से बच गई। तो ये पूरा पाथवे जो है, इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। दिस एंटायर पाथवे इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। पूरे पाथवे की इंफॉर्मेशन किसको पता चलती है? तो इस पूरे पाथवे की इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को भी मिलती है, ठीक है। मैसेज टू ब्रेन। क्यों ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को क्यों मिल रही है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट हो रही है वो ब्रेन को इसलिए दी जाती है ताकि ब्रेन उसको याद रख सके। एक बार हमको किसी ऑब्जेक्ट से गर्म लग गया है, ठीक है, एक बार हाथ टच हो गया और गर्म लग गया, तो दोबारा उस पर हाथ टच नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी सिचुएशन को मेमोराइज कर लेता है, याद कर लेता है, ठीक है। कहीं पर एक बार अपने को पैर में कांटा लग चुका है या चुभ गया है, तो हम दोबारा वहाँ पैर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता है कि वहाँ पे कोई कांटा वगैरह चुभ रहा है। तो इसका मतलब ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन की इन्फॉर्मेशन किसको मिलती है? ब्रेन को मिलती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, और ये पूरा पाथवे कैसे काम करता है वो हमने समझ लिया। अब हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ रहे हैं जो कि है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स, है ना,
कि साइनेप्स के अक्रॉस कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है। सबसे पहले तो हमने साइनेप्स पढ़ा हुआ है। साइनेप्स का मतलब होता है दो न्यूरॉन्स, जैसे कि एक ये न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन, उनके बीच में जो गैप है उसको, उस जंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्स। अब ये तो हमने बोला था कि इम्पल्स जो है वो यहाँ तक आ जाता है नर्व एंडिंग तक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में उसको जाना होगा। लेकिन वो जाएगा कैसे, क्योंकि बीच में तो क्या है, थोड़ी सी गैप है। तो वहाँ पे कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है वही यहाँ पर हमको समझना है। नाउ दिस गैप इज़ नोन एज साइनेप्स, ये तो हमको पता है। और इस रीज़न को हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लिया इधर, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रीज़न जो है वो यहाँ पर अपन ने मैग्नीफाई कर लिया है ना। तो ये नर्व एंडिंग, जो एक नर्व एंडिंग है वो यहाँ हमने बना ली, ऐसी बाकी सारी नर्व एंडिंग भी होती है। तो इस नर्व एंडिंग को हमने मैग्नीफाई कर दिया, ये पूरी नर्व एंडिंग है, ठीक है। अब इस नर्व एंडिंग के अंदर होते हैं कई सारे स्ट्रक्चर्स, इनको बोला जाता है वेसिकल्स। नर्व एंडिंग के अंदर क्या है, वेसिकल्स, है ना। और इन वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स, और इन केमिकल्स को बोला जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। दिस केमिकल्स आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये मैसेजेस, ये केमिकल ऐसा काम करते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में आसानी से मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सके, इसलिए इनको बोला जा रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना। इसका एक एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर का, डोपामिन, ठीक है, या फिर दूसरा भी याद रख सकते हैं एसिटाइल कोलिन, है ना। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो एक्ट करते हैं या काम करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह, है ना। उसके बाद ये गैप जो है, इसको तो हम बोल ही रहे हैं क्या, साइनेप्स, ठीक है। ये गैप को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्स। तो ये तो हो गई नर्व एंडिंग ये वाली, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन हमने यहाँ बना रखी है वो किसकी है, इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ होते हैं रिसेप्टर्स, तो ये हो गए रिसेप्टर्स, ठीक है। ये भी एक रिसेप्टर है, ये भी एक रिसेप्टर है ना। नाउ व्हाट हैपन्स, हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो केवल नर्व सेल के अंदर अंदर चलते हैं। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व सेल के अंदर चलते हुए यहाँ से ऐसे चलते हुए आया है और कहाँ तक पहुँच गया, वो नर्व एंडिंग तक पहुँच गया। तो ये नर्व एंडिंग है और यहाँ तक वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है पहुँच गया। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व एंडिंग तक पहुँचता है तो ये वेसिकल्स, इनमें से कुछ वेसिकल्स जो है वो मूव हो जाते हैं किसकी तरफ, इस मेम्ब्रेन की तरफ। ये जो मेम्ब्रेन है ये नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसकी तरफ ये मूव हो जाते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाले जो वेसिकल है वो मूव हो गए, यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ है या केमिकल भरा हुआ है ना। और भी कई सारे मूव कर सकते हैं, हमने एग्जांपल के लिए एक मान लिया। अब इस वेसिकल की और इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन, दोनों की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी। तो ये दोनों की मेम्ब्रेन क्या हो गई, फ्यूज़ हो गई। जैसे ही मेम्ब्रेन फ्यूज़ हुई, इसके केमिकल्स जो हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं, वो क्या हो जाएंगे, बाहर गैप में रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, इस साइनेप्स में रिलीज़ हो जाएंगे। और इस गैप को क्रॉस करके वो कहाँ पहुँचेंगे, अगली मेम्ब्रेन पे पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। और इन न्यूरो ट्रांसमीटर को कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसीव करने वाले। तो इन केमिकल्स को कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर्स, ठीक है। और उसके बाद ये अगली नर्व सेल में वापस किस फॉर्म में चलने लगेंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में हो जाएंगे। यहाँ पर वो किस फॉर्म में थे, तो यहाँ हमने बोल दिया कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थे, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर यहाँ बीच गैप में वो किस फॉर्म में आए, तो हमने बोल दिया केमिकल के फॉर्म में आ गए। और लास्ट में वापस किस फॉर्म में हो गए, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है इम्पल्स का कंडक्शन अक्रॉस साइनेप्स कैसे हो रहा है, हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से पहले वो कन्वर्ट होगा किस में, केमिकल इम्पल्स में। फिर केमिकल इम्पल्स से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है बुक में कि अक्रॉस साइनेप्स कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है, तो हम बोलेंगे अक्रॉस साइनेप्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू केमिकल इम्पल्स, क्रॉसेस द गैप एंड अगेन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये होता है इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस साइनेप्स।